गुड इवनिंग ऑल बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो ये वाला बैच मेरा जो चल रहा है क्लास 10th का, इसमें आपको 10th का साइंस का सारा सिलेबस कराया जाएगा। इसमें आप चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट 15 तक करेंगे। एक दिन फिजिक्स की आएगी, एक दिन केमिस्ट्री की और एक दिन बायो की आएगी क्लासेस। इस पे आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज में कराऊंगा, पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन कराऊंगा, साथ में क्वेश्चन कराऊंगा और जो न्यूमेरिकल आते हैं न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है जो स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। कई जगह इलेक्ट्रिसिटी हुआ नहीं है, हर स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी बाद में कराते हैं, लेकिन मैं पहले ले रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। देखो क्या होता है, हमारे घरों में जो करंट आता है कैसा आता है, हमें क्या लगता है एसी है या डीसी है। घरों में जो करंट आता है क्या होता है, एसी होता है। कहने का मतलब करंट चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है दो करंट, एसी करंट और डीसी करंट। एसी का मतलब होता है वो करंट जो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिवर्स होता रहता है, दैट इज कॉल्ड एसी। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट इट रन डायरेक्ट, ये डायरेक्ट रन करता है। मीन्स इसके अंदर अगर हम मोशन की बात करें ये स्ट्रेट चलेगा, और ये क्या चलेगा, एसी हमारा, एसी कुछ ऐसे चलेगा, इसका डायरेक्शन अप डाउन होता रहेगा। ये सिंपल सा डेफिनेशन की बात करते हैं। अब इसमें देखोगे एसी हमारे घरों में जो करंट आता है कौन सा होता है, एसी और डीसी। एसी होता है जो घरों में आता है एसी, और डीसी कहां से आता है, थ्रू बैटरी। ये कहां से आएगा, बैटरी के थ्रू आएगा। कौन सा, डीसी। एसी कहां से आएगा, बाय थ्रू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से एसी और डीसी आएगा। ये बेसिक सा इसका हमें नॉलेज होना जरूरी होता है। एसी और डीसी होता क्या है, एसी क्या होता है, एसी की अगर हम बात करें, एसी इज पावरफुल। एसी कैसी होती है, एसी इज मोर पावरफुल देन डीसी। एसी कैसा होता है, एसी पावरफुल होता है। दूसरा इकोनॉमिकल होता है, मीन सस्ता होता है एसी। तीसरा एनर्जी लॉसेस कम होता है इसके अंदर, एनर्जी लॉस्ट लेस या वेरी लेस, जो इसका लॉस होता है बहुत ही कम होता है। लेकिन जो डीसी होता है, डीसी का सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है, डीसी कैन बी स्टोर। डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। जो हमारे घर में देखते हो बैटरी में स्टोर करते क्या होता है, वो डीसी होता है। जो इन्वर्टर में होता है क्या होता है, दैट इज डीसी। दैट मीन्स वी कैन से इट कैन बी स्टोर। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसे हम स्टोर कर सकते हैं। बट डीसी क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, कॉस्टलियर देन, दिस इज कॉस्टलियर देन एसी। ये एसी से बाकी बहुत महंगा होता है। तो एसी का बेनिफिट हमने देख लिया, कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, इट्स शॉक इज डेंजरस। इसका जो शॉक होता है वो कैसा होता है, डेंजरस होता है। इसका शॉक डेंजरस होता है। जैसे तुमने देखा होगा शॉक लगता है, झटका लगता है या फिर खींचता है अपनी तरफ, खींचता है। इसका शॉक अट्रैक्टिव होता है, और डीसी का शॉक रिपल्सिव होता है। ये सबको क्लियर होना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट करंट, दैट इज एसी करंट। एसी करंट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट हमारा चार्ज से आता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज एक ऐसी इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। हर एक मटेरियल का, हर एक मेटल का या हर एक ऑब्जेक्ट की इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है जिससे वो किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, दैट इज कॉल्ड चार्ज।
means we can say it is inbuilt property of material which experiences force of attraction or repulsion. Force of attraction और रिपल्शन. चार्ज देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ही एक चार्ज होता है. किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल में होता है. तो सुना होगा 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या है? चार्ज है. चार्ज इटसेल्फ ऑफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव कब आता है? Na प्लस चार्ज क्यों आया? इसने एक चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया. इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, इसलिए प्लस चार्ज आ गया. मतलब प्लस चार्ज कब आएगा? ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज आएगा. और नेगेटिव कब आएगा? ड्यू टू एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जब भीख मांगेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर. ये भीख मांगता है. जैसे मैंने क्या कहा, Cl माइनस, इसने एक चार्ज एक्सेप्ट कर लिया. Na प्लस, इसने एक चार्ज किसी को दे दिया. तो ये हमारा बनता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज. यही क्या बनता है? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करता है. अब देखो, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. किसी भी, अगर हम बात करें न्यूट्रल में, मान लो मेरे पास, सपोज करो मेरे पास सोडियम है. इसके पास हमने क्लास 9 से पढ़ा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होंगे? प्रोटॉन भी होंगे. तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे कितने हो गए? 11. कितने प्रोटॉन हो गए? 11. तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. अगर मैंने कहा -11 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया? 0 आ गया चार्ज. इसका मतलब न्यूट्रली कोई भी एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है. मीन्स न्यूट्रल मीन्स अगर स्टेबल है तो उस पर चार्ज क्या आएगा? 0 आएगा. किसी भी एलिमेंट पे स्टार्टिंग में चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल होता है. उसके ऊपर चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. यही फंडा है. तो यहां पे क्या बोलेंगे? यहां पे इलेक्ट्रिकली एटम्स आर न्यूट्रल. एटम्स आर न्यूट्रल. जो एटम्स होते हैं इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं. न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है. अब इस पर चार्ज आएगा कैसे भाई? अगर मैं कह रहा हूं चार्ज है, तो चार्ज कैसे बनेगा? चार्ज बनाने के लिए हमें क्या होगा? टू मेक द चार्ज, क्या करेंगे हम? क्या करने वाले हैं यहां पे? या तो इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे या प्रोटॉन को भगा देंगे. यही होगा. तो मैं या तो प्लस चार्ज ले आऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो प्लस चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और माइनस चार्ज कब आएगा? ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए माइनस चार्ज इसके ऊपर आएगा. ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा. प्लस चार्ज कहां से आया और माइनस चार्ज कहां से आया. क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं, इसे नोट करो फटाफट. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? देखिए, चार्ज जो होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और प्रोटॉन पे कितना होता है? सेम चार्ज. प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज बट प्लस का होता है 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, थोड़ा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में। प्रॉपर्टी क्या होता है? सबसे पहला प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको कि ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज एग्जिस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज एग्जिस्ट। केवल 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा, प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मतलब सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चार्ज रिपेल while अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब सेम चार्ज मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या करेंगे? ये सेम हो गया, रिपेल करेंगे। माइनस प्लस अपोजिट हो गया, करेंगे अट्रैक्ट होंगे। और प्लस प्लस क्या करेंगे? सेम हो गया तो रिपेल करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। रिपेल कब होंगे? जब सेम चार्ज होगा, मतलब साइन दोनों का सेम होगा। अट्रैक्ट कब करेंगे? जब साइन उल्टा होगा। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। चलिए हम बात करते हैं थर्ड। और थर्ड में क्या है? थर्ड इज, बोल सकते हैं, चार्जेज आर एडिटिव। चार्ज को हम एडिटिव इन नेचर, चार्ज को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। चार्ज को हम इजीली ऐड कर सकते हैं, कैसे? देखते हैं। ये लिख लिया होगा आपने। चार्ज को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? मीन्स Q जो होगा टोटल, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मीन्स सभी चार्जेस के सम के बराबर होगा। जैसे मैथ में ऐड करते हैं ना, सेम यहां भी चार्ज को ऐड कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैथ में ऐड? मान लो यहां पे मैं लिखा -5 कूलम प्लस 10 कूलम माइनस 15 कूलम, तो नेट चार्ज क्या होगा? तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड करूंगा नेट चार्ज? क्या होगा? देखो, माइनस का चार्ज है -5, प्लस का चार्ज है 10, प्लस का चार्ज है 15, तो 25 माइनस 5 कितना आ गया? ये आ गया आपका 20 कूलम। जो नेट चार्ज आ गया 20 कूलम। मतलब हम चार्ज को एज अलजेब्रिक सम, जैसे मैथ में ऐड करते हैं, सेम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। सेम तरीके से चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर सभी को? चलिए, ये तो हो गया चार्ज की प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी देखेंगे हम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, चार्जेज आर कंजर्वेटिव या चार्जेज आर कंजर्व। इसका मतलब जो चार्ज है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, मीन्स कांस्टेंट रहता है। ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ये केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब वी कैन से चार्जेज कैन neither be created nor be destroyed. It can only converted one body to another, from one body to another. एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रिएटेड और कन्वर्टेड, और हम ये कह सकते हैं ट्रांसफर। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इसको हम केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमने चार्ज को क्या किया? एक बॉडी में चार्ज है, सपोज करो ये पेन है, इस पे चार्ज है। अगर इस पे चार्ज लाना, क्या करूंगा? रब करूंगा, आफ्टर सम टाइम इससे भी चार्ज आ जाएगा। अगर तो तुम घर पे ही करना, अगर ड्राई बालो, ड्राई कॉम को
बालों पे एक बार क्या करो, रगड़ो इसको और पेपर के टुकड़े को पकड़ो, टुकड़े पूरे चिपक जाएंगे। रीजन क्या होगा, ये भी चार्ज होगा, अट्रैक्ट होगा। तो चार्ज को हम नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते। एक बार चार्ज बन गया है, केवल उसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चार्जेज आर कंजर्वेटिव, मीन चार्ज हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। चार्ज आर क्वांटाइज्ड, ये बड़ा डिफरेंट है, 12th का है, बट थोड़ा हमें जानना चाहिए। क्वांटाइज का मतलब ये होता है किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज present on electron, integral multiple of charge present on electron। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही उसी के मल्टीपल में, मतलब इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में चार्ज रहेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, मीन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चार्ज रहते हैं। दैट इज, अगर फॉर्मूला की बात करें हम, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, ये फॉर्मूला बनते हैं, यहां से न्यूमेरिकल कई बार बन जाता है। N क्या है, यहां से N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहां से क्वेश्चन बनता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी एटम पे चार्ज कैसे निकालते हैं, वो बनता है। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल मान लो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब n निकालना है। ये तो पता ही है कितना होता है, ये कितना था हमने पढ़ाया था पीछे, 1.6 × 10⁻⁹। और चार्ज कितना है, Q की वैल्यू हमें 1 की मैंने 1 कूलम, n निकालना है। निकाल दो यहां से, n की वैल्यू क्या हो गई, Q/E, n की वैल्यू हो गई Q/E। Q कितना है 1, E कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹। यहां से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो चार्ज हो चुका हमारा। अब हम बात करने वाले हैं करंट की। करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट मतलब सिंपली एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद फैन क्या हुआ, चलना शुरू हो गया। मीन स्विच ऑन करते ही फैन तक इलेक्ट्रॉन और चार्ज से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो दैट इज करंट। मीन वी कैन से ट्रांसफर ऑफ चार्ज is called, simply we can say transfer of charge is called charge per second। ये भी डालिए, transfer of charge per second is called current। Current means I is dQ/dt, means change in charge divided by time। ये आपका हो गया करंट। करंट का जो SI यूनिट होता है दैट इज SI यूनिट इज एम्पियर। इसे हम एम्पियर से इंडिकेट करते हैं, एम्पियर और A से इसको इंडिकेट करते हैं। करंट स्केलर होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन। बट इसका एक डायरेक्शन क्या होता है कि जो करंट है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये लिख सकते हैं इजीली,
It current flow in the opposite direction of flow of electron. It flow in the opposite direction of flow of electron. अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है हमारा, मान लो चल रहा है A to B, ये चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट कहाँ चलेगा भाई, उल्टा B to A में, जस्ट जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके उल्टा क्या चलने वाला है, आपका करंट चलने वाला है। क्योंकि करंट क्या है, करंट एक स्केलर है, बट करंट का डायरेक्शन क्या होता है, सिंपल, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, मैं एक अलग चैप्टर लूंगा, अभी हम पूरा धीरे धीरे कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पार्ट 2 में आएगा। चलिए अब चलते हैं, करंट के बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस से चलते हैं, ये बात करते होता क्या है। सपोज करो मेरे पास एक चार्ज है Q, अब मेरे पास एक बहुत दूर में रखा हुआ चार्ज Q0, जो कि हम बोलते हैं इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ये इसके चार्ज पर अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, तो इस चार्ज को इस चार्ज के रेंज में लाने के लिए, मान लिया कि इस चार्ज का रेंज यहाँ तक है, ये चार्ज इतना दूरी में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि हर चार्ज का एक रेंज होता है। तो इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को अगर हम इसके रेंज में लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको, सिंपल, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit charge from infinity to that. It's called electric potential. It's called electric पोटेंशियल। इसे हम कैपिटल V से इंडिकेट करते हैं, V इक्वल टू W अपॉन में वर्क अपॉन में चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या बना, वर्क अपॉन में चार्ज, और इसकी जो SI यूनिट होगी क्या होगी आपकी, वोल्ट। SI यूनिट इज वोल्ट, कैपिटल V से इसको इंडिकेट करते हैं। और ये भी क्या है, ये भी स्केलर है, क्योंकि इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये भी एक स्केलर है, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब हम वोल्ट के बाद चलते हैं, आता है ओम्स लॉ। अभी हम केवल थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के लिए करेंगे हम अलग सेशन में करेंगे, पार्ट 2 पे करने वाले हैं। ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ सबको ध्यान रखना है, जितना वोल्टेज आएगा उतना ही करंट आएगा, सिंपल सी बात है। मीन्स वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, मोर द वोल्टेज मोर द करंट। बट एक कंडीशन आ जाता है, वहां पे कंडीशन क्या होता है, फिजिकल फिनोमिना क्या क्या होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा शुड बी कांस्टेंट। अगर हमने इसको रख दिया कांस्टेंट तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट हो जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट इफ फिजिकल फिनोमिना रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फिजिकल फिनोमिना जो है कांस्टेंट रहे, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या क्या हो सकता है फिजिकल फिनोमिना, भाई टेम्परेचर हो गया आपका, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक्सेट्रा। अगर इन सब को हमने रख दिया कांस्टेंट तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू voltage across wire is directly proportional to current, directly proportional
proportional to current. Means V upon में I is constant, और ये constant क्या होता है? R, जो कि हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस R क्या हो गया हमारा पे? रेजिस्टेंस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओम्स लॉ क्या बोल रहा है कि जितना वोल्टेज आ रहा है उसी के प्रोपोर्शनल में करंट आ रहा है। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट आएगा, और अगर उन दोनों का रेशियो निकालेंगे V बाई आई, ये कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे क्या बनेगा? रेजिस्टेंस बनेगा। जहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और जैसे ग्राफ आता है वोल्टेज और करंट का, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट भी बढ़ेगा। ये ग्राफ आप बना लेंगे, सिंपल है। मोर द वोल्टेज मोर द करंट। नोट करिए। चलिए, ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ के बाद अब हमने रेजिस्टेंस जो पढ़ा है इसको पढ़ने वाले हैं। पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। देखिए, ओम्स लॉ एसी करंट और डीसी करंट दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। पेपर में अगर आ गया कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, क्या बोलेंगे आप? ओम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर बोथ एसी करंट एज वेल एज डीसी करंट। ओम्स लॉ दोनों पे एप्लीकेबल होता है। देख लो यहाँ पे, ओम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर एसी करंट एज वेल एज डीसी करंट, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। मींस एसी में भी अप्लाई होगा और डीसी में भी अप्लाई होगा। अब हम आ गए रेजिस्टेंस पे। एक चीज और ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है भाई? बड़ा हो जाता है कि क्या कमियां हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। ओम्स लॉ कहां कहां फेल हो जाता है भाई? अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने एक वर्ड बोला था, कीपिंग ऑल फिनोमिना कांस्टेंट। अगर फिजिकल फिनोमिना कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। मतलब इट गेट्स फेल्ड इफ फिजिकल फिनोमिना इज वेरिएबल। अगर फिजिकल फिनोमिना वेरिएबल है, तो ये फेल हो जाता है। दूसरा, ये डायोड हम पढ़ेंगे 12th में, ध्यान रखना है। ये डायोड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर डायोड। ये डायोड के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है। ये हो गया हमारा ओम्स लॉ का लिमिटेशंस। क्या कमियां हैं, कहां ओम्स लॉ हमारा फेल हो जाता है। क्लियर बच्चों? चलिए अब चलते हैं हम अगला, जो मैंने बोला V बाई आई क्या होता है? कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस से हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। पेपर में हर साल रेजिस्टेंस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? देखते हैं। रेजिस्टेंस एक तरह से वायर का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, करंट फ्लो करने से रोकना। जैसे हमारे सोसाइटी में गार्ड होते हैं, क्या करते हैं? अनवांटेड लोग रोकते हैं, भाई नहीं जाना है। सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करता है? ये जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही कम करंट आएगा। मतलब मोर द रेजिस्टेंस लेसर द करंट। मीन्स अगर हम करंट कम भेजना किसी डिवाइस के अंदर, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। मतलब क्या करता है रेजिस्टेंस? ये रेजिस्टेंस करंट फ्लो करने से रोकता है। मीन्स अब ये कह सकते हैं इट इज ऑब्स्ट्रक्शन इन ए वायर which opposes flow of current। ये क्या करता है? किस वायर के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन में रुकावट है जो करंट फ्लो करने से रोक रहा है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? R = V/I।
और इसकी जो एसआई यूनिट होती है डेट इज ओम। एसआई यूनिट इज OHM, ओम। ये ओम का साइन है। और इसका सिंबल देखते हैं हम लोग। अगर हमने सिंबल बनाया ऐसे, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का साइन। ये हो गया, ध्यान रखना, दिस इज कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अगर वेरिएबल की हम बात करते हैं, मतलब जो चेंज होगा सेम बनेगा, बट यहाँ पे एरो का निशान, ये वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल को ही बोलते हैं, वेरिएबल को क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। आपने क्लास 10 में प्रैक्टिकल किया होगा, करेंगे अगर नहीं किया होगा तो। उसमें होता है रियोस्टेट, ये वेरिएबल होता है। उसी के अंदर कम बेस हम कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। जितनी हमें नीड होगी उतना हम कम बेस कर सकेंगे। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस का बेसिक सा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन अगर हमने एक वायर ले लिया जिसका लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। मान लो मेरे पास ये एक वायर है, इस वायर का एक हमने लेंथ ले लिया और इसका एक ले लिया हमने क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस क्या होगा हम देख रहे हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस ये होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मींस जितना बड़ा वायर लेंगे उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो आपने देखा होगा जितने भी आशीर्वादी के चार्जर बड़ा होते हैं उनका लेंथ छोटा होता है। वो बड़ा, अगर मान लिया आईफोन का चार्जर लिया हमने, 1 मीटर का चार्जर है, 1.5 मीटर होता है। क्यों नहीं 10 मीटर का देता है चार्जर, क्या फर्क पड़ता है? 2 मीटर का चार्जर, वो तो वायर आता है। इसलिए देता है कि वहां पे करंट जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा, करंट कम पहुंचेगा। मेन इसका रीजन है कि लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट फ्लो कम हो जाएगा। दूसरा, प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना मोटा वायर लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। आपने देखा होगा जितने भी डिवाइस होते हैं बड़े बड़े, जैसे मान लो हमारा हीटर हो गया, गीजर हो गया, इन सब में वायर कैसा होता है? मोटा होता है, पावर सर्किट होती है। तो वो सब के अंदर इसी वजह से होती है कि जितना मोटा वायर लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम आएगा। तो जो कंबाइन करते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। जब प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आती है रो L अपॉन में A। ये फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे जो रो हम देख रहे हैं एक कांस्टेंट है, ये रो एक नया कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। इस रो क्या बोलते हैं? रो इज कांस्टेंट, और इसको हम बोलने वाले हैं रेजिस्टिविटी। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? किस मटेरियल का बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मींस रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन, it depend upon nature of material। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, नॉट ऑन लेंथ एंड एरिया। एरिया और लेंथ पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। चाहे मैं 2 मीटर का वायर लूं, चाहे मैं 10 मीटर का वायर लूं, रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी के क्या फर्क पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टिविटी। डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ वायर और टेम्परेचर ऑफ वायर। ये पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे तब कर लेंगे। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब इसमें हमारा बच रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछता है। मीन्स आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी डिवाइस को करंट कंटिन्यूस पास करा रहे होते हैं तो वो डिवाइस गर्म हो जाता है। फोन का ही ले लो, फोन चार्ज करो, गर्म हो जाता है। क्यों होता है गर्म? क्योंकि जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ये लॉसेज होते हैं, वही हीट लॉस करता है। कैसे? उसी हीट लॉस को बताया था जूल्स ने। उसने क्या कहा? जो हीट लॉस होगा प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर होगा, और प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, और प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। जितने टाइम के लिए हम करेंगे उतना ही हीट बढ़ेगा, जितना हम रेजिस्टेंस लेंगे उतना ही क्या होगा? आपका हीट लॉस होगा। तो जो कंबाइन करते हैं इसको, तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे? H इक्वल टू बना I स्क्वायर R इंटू टी। इसी को हम बोलते हैं, इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कितना एनर्जी लॉस होती है, इतनी एनर्जी क्या होती है यहाँ पे? लॉस होती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हीट। इसके बाद आता है हमारा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। याद हो, हमने पढ़ा था क्लास 9 के अंदर, पावर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, मीन्स यूनिट टाइम में कितना हम वर्क कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर या पावर। तो पावर का फॉर्मूला आता है हीट एनर्जी अपॉन में टाइम। हीट क्या था? आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी। यहाँ से टी से टी कैंसिल, क्या बना? आई स्क्वायर आर। तो पावर का तीन फॉर्मूला बनता है, आई स्क्वायर आर, एक बनता है V इंटू आई, और एक बनता है V स्क्वायर बाई आर। तो पावर का तीन फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लेंगे। यहां से आप इजीली पावर निकाल सकेंगे। और ये थ्योरी पार्ट यहाँ पे चैप्टर का फिनिश हो चुका है। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 के चैप्टर 1 का जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो दूसरी वीडियो में लेकर आऊंगा। अभी तक आप इसको पढ़ लें, कंप्लीटली अपने नोटबुक में नोट कर लें, और किसी बच्चे को डाउट आता है तो हमें कमेंट जरूर करेगा। इवन आप मैसेज भी कर सकते हैं, हमें मैसेज अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं इस नंबर पे 8076 337781 पे। इस नंबर पे अपने क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हो, इस पे आपको मैं सॉल्यूशन भी भेजूंगा। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।